Let's study the 7th chapter of Pharmacology 1, which is drug use in the treatment of integumentary system from BSc Nursing 4th semester. तो सबसे पहले हम इसमें एंटीहिस्टामिन के बारे में जानेंगे, देन एंटीप्यूरेटिक्स, देन फिर उसमें हम कुछ 5 ड्रग्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि बेंजाइल बेंजोएट, गामा बीएससी, क्लोट्रीमेजोल, मिकानोजोल और सिल्वर सल्फर डायजीन, जो कि बर्न के लिए यूज़ होती है। फिर इन्हीं ड्रग से रिलेटेड हम उनके कंपोजिशन, एक्शन, डोज, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंटरैक्शन, साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी एंड द रोल ऑफ नर्स को देखेंगे। एंटीहिस्टामिन को जानने से पहले थोड़ा हिस्टामिन के बारे में जानते हैं, फिर एंटीहिस्टामिन पे आएंगे। तो हिस्टामिन हमारा एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि अमाइन ग्रुप से बिलोंग करता है। ये चीज़ याद रखने वाली है, जैसे कि हमारे हर एक बॉडी सेल में से लोकल इम्यून के रिस्पॉन्स में हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है और ये काफ़ी सारे फिजियोलॉजिक फंक्शन को भी रेगुलेट करता है, जैसे कि गट फंक्शन, न्यूरोट्रांसमिशन, पेन एंड इचिंग आफ्टर इंसेक्ट बाइट, कंस्ट्रिक्ट लार्ज ब्लड वेसल्स और डायलेट स्मॉल आर्ट्रियोल्स। इस हिस्टामिन को यहाँ से बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे कि कोई भी पर्सन किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आता है तो उसकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स में हिस्टामिन प्रोड्यूस करती है। सिंपल। नाउ हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि H1, H2, H3, H4। तो जब भी हमारी बॉडी में लोकल रिस्पॉन्स में हिस्टामिन निकला, वो उन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेगा। देन हिस्टामिन और रिसेप्टर के कॉम्बिनेशन की वजह से हमको कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इचिंग, रेडनेस, स्नीजिंग एंड फीवर। बट वहीं एंटीहिस्टामिन ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हिस्टामिन को रिसेप्टर पे बाइंड होने से रोकते हैं। अब जब हमारा हिस्टामिन रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं हो पाएगा तो हमको ऑफ कोर्स ये सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। सो एंटीहिस्टामिन हमारा इसी तरीके से काम करता है कि वो हिस्टामिन को बाइंड होने से रोकता है इन रिसेप्टर्स पे। इन रिसेप्टर की कुछ जगह फिक्स है, जिसको हम आगे यहाँ पे देखेंगे। तो दोबारा अच्छे से एक बार समझते हैं। हमारी बॉडी में से लोकल रिस्पॉन्स में हिस्टामिन निकला, वो रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हुआ और हमको साइन सिम्टम्स शो हुए। बट एंटीहिस्टामिन ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हिस्टामिन को बाइंड होने से रोकते हैं। अब जब वो बाइंड ही नहीं होगा तो हमारे कोई साइन एंड सिम्टम्स भी नहीं देखेंगे। अगर यूजेस की बात करें कि हिस्टामिन तो कोई बेकार चीज़ है, पर ये यूज़ किस लिए होती है, बट इसके कुछ यूजेस भी हैं, जैसे कि कुछ डायग्नोस्टिक पर्पस में यूज़ होता है। अगर कोई एलर्जिक टेस्ट कराना है तब हम हिस्टामिन का यूज़ करते हैं, या फंक्शनिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन, या फिर हिस्टामिन सेंसिटिविटी को टेस्ट करने के लिए। तो ये हमारा छोटा सा हिस्टामिन के बारे में था, जिसकी वजह से हम अब एंटीहिस्टामिन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि अब ये उस चीज़ का अपोज करेगा। सो एंटीहिस्टामिन को हम हिस्टामिन एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपोज करने वाला। तो ये हमारा हिस्टामिन को अपोज कर रहा है, तो हम इसको हिस्टामिन एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। सो एंटीहिस्टामिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम H1, H2, H3 एंड H4 रिसेप्टर बोलते हैं। ये हमको इन जगहों पे मिलते हैं, जैसे कि H1 हमारा रिसेप्टर ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल, स्किन में देखने को मिलता है। H2 स्टमक में, हार्ट में। H3 ब्रेन में। H4 हमको हीमोपोएटिक सेल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है हीमोपोएटिक सेल्स, क्योंकि H4 की पोजीशन पूछी जाती है कि हमको H4 रिसेप्टर्स कहाँ देखने को मिलते हैं। सो द आंसर इज हीमोपोएटिक सेल्स, जैसे कि मास्ट सेल, बेसोफिल, ईसिनोफिल्स, इंटेस्टाइन। जब भी हमारी बॉडी से हिस्टामिन रिलीज हुआ एज अ लोकल रिस्पॉन्स, तो वो इन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेगा, किसी भी रिसेप्टर पे। अगर किसी को नोज़, जैसे कि डस्ट से एलर्जी है, तो उसकी बॉडी में वो हिस्टामिन H1 रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेगा और उसको एलर्जी जैसे साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे। तो H1 रिसेप्टर की वजह से हमको एलर्जी दिखती है, H2 की वजह से एसिडिटी, H3 की वजह से न्यूरोट्रांसमिशन कंट्रोल हमारा ख़त्म होता है, लूज़ होता है, जिसकी वजह से स्लीपीनेस, डिजीनेस देखने को मिलती है। देन H4 की वजह से इन्फ्लेमेशन। देन H1 एंटागोनिस्ट
एंटागोनिस्ट का मतलब था कि अपोज रोकना। तो ये हमारे ड्रग्स जितने भी होते हैं, जैसे कि H1 एंटागोनिस्ट, तो वो एलर्जिक डिसऑर्डर के लिए यूज़ होते हैं। H2 हमारे एसिडिटी को कम करते हैं, और H3 हमारे ब्रेन को एक्टिव करते हैं और इंक्रीज करते हैं अलर्टनेस को। तो ये हमारा बेसिक था अबाउट एंटीहिस्टामिन। अब हम एक एक कर करके एंटीहिस्टामिन्स को देखते हैं। सो द फर्स्ट इज H1 एंटागोनिस्ट। इसी को ही सबसे पहले एंटीहिस्टामिन बोला जाता था, क्योंकि ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था ना, इसलिए। सो इट ओनली इनहिबिट H1 रिसेप्टर्स, नॉट अदर रिसेप्टर्स। जब H1 के लिए है तो वो ऑफकोर्स उसी रिसेप्टर्स को इनहिबिट करेगा, औरों को नहीं करेगा। ये एलर्जिक डिसऑर्डर के लिए यूज़ होगा। इसके दो टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट इज फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट, एंड द सेकेंड इज सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट। ये जो फर्स्ट जनरेशन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, यानी कि जैसे हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो वो ब्लड में ही रहेगा, बट अगर कुछ उसको क्रॉस करके ब्रेन में इफ़ेक्ट करेंगे तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना, मतलब ब्रेन पे इफ़ेक्ट करना। तो मतलब ये ब्रेन पे इफ़ेक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमको ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस देखने को मिलेगा। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन ड्रग्स के। नाउ द सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, ये सिर्फ बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमको ड्राउजीनेस नहीं देखने को मिलेगी। एंड हेयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट, जिसमें सिट्रोजीन तो बहुत कॉमन है, हम बोलते भी हैं नॉर्मल डेली लाइफ में। मैकेनिज्म हमने पहले ही देख लिया था कि जो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स हैं वो हिस्टामिन को बाइंड ही नहीं करने देते, जिससे कि जब भी हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज हुआ एज अ लोकल रिस्पॉन्स तो वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, बट एंटीहिस्टामिन ड्रग्स उसको बाइंड करने नहीं देते, जिसकी वजह से हमको कोई साइन सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता। एक्शंस की बात करें, क्या काम करता है, यहाँ पे बेसिक वर्क्स हैं किसी भी एंटीहिस्टामिन के। सो द फर्स्ट इज रिड्यूस एलर्जिक रिएक्शन, ऑफ कोर्स किसी भी एलर्जिक रिएक्शन को कम करेंगे। इफेक्ट ऑन CNS, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना, जिसकी वजह से ड्राउजीनेस देखने को मिलना। एंटी कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक वो ड्रग्स होते हैं जो बॉडी में सिक्रेशंस लाइक स्वेटिंग, सलाइवा को इंक्रीज करते हैं, बट ये एंटी कोलिनर्जिक रिएक्शन शो करेगा, यानी कि बॉडी में ड्राइनेस करेगा, जैसे कि ड्राइनेस ऑफ माउथ। देन एंटी एमेटिक एक्शन, एमेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो वोमिटिंग को बढ़ाते हैं, बट एंटी एमेटिक एक्शन शो करेगा, यानी कि वोमिटिंग को भी रिड्यूस करेंगे। देन लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी शो करते हैं, बट इसके लिए प्रॉपर यूज़ नहीं होता, और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। सो ये हमारे बेसिक फंक्शंस थे या फिर एक्शंस जो हमको एक एंटीहिस्टामिन में देखने को मिलते हैं। तो अब ये किस लिए काम आते हैं, इंडिकेशंस देखते हैं। तो द फर्स्ट इज एलर्जिक रिएक्शन को रिड्यूस करते हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, इन चिल्ड्रन में ये यूज़ होता है। पार्किंसन डिसीज में हम इसको यूज़ करते हैं, जिससे उसको रिड्यूस करता है। ये डिजीनेस को भी रिड्यूस करते हैं, मोशन सिकनेस को रिड्यूस करते हैं, और ये कफ सिरप में एज एन इंग्रेडिएंट भी यूज़ होता है। सो ये हमारे H1 एंटागोनिस्ट के इंडिकेशंस थे। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये हमको सेंट्रल नर्वस में हमको सेडेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, स्लीप देखने को मिलता है। एंटी म्यूस्क्रेनियन इफेक्ट में हमको माउथ और आई में ड्राइनेस देखने को मिलती है। कार्डियोवेस्कुलर में हाइपोटेंशन, टेट्राजेनिक इफेक्ट में ये हम मतलब प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। और ओवरडोज इफेक्ट, ये रेस्पिरेटरी और कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम को इंक्रीज करता है। देन H2 एंटागोनिस्ट, ये हमने H2 रिसेप्टर हमारे स्टमक और हार्ट में देखे थे। सो ये H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। इसका एक्शन देखें तो ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन को ब्लॉक करता है, यानी कि ये पेप्सिन और गैस्ट्रिक सिक्रेशन को ब्लॉक करता है, लेकिन ये गैस्ट्रिक और ईसोफेगल मोटिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। इंडिकेशंस देखें तो मतलब हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। सो द फर्स्ट इज गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी, क्योंकि ये जनरली एसिडिटी के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सो हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर एंड द ज़ोलिंगर एलाइसन सिंड्रोम, ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें
ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ट्यूमर एंड अदर कंडीशन लाइक ईसोफेगाइटिस रिफ्लक्स या फिर स्ट्रेस अल्सर। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो गायनेकोमेस्टिया, हेडेक, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन एंड वोमिटिंग। इसका एग्जाम्पल है सिमेटिडीन। H3 एंड H4 एंटागोनिस्ट, इसके एग्जाम्पल है थियोप्रेमाइड एंड क्लोबेनप्रोपेट। H3 रिसेप्टर हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, सो ये उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। जब भी हमारी बॉडी में हिस्टामिन प्रोड्यूस हुआ वो H3 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, तो रिसेप्टर और हिस्टामिन मिलके ब्रेन में एक ब्रेक सा लगा देते हैं, यानी कि वो कंसंट्रेशन और अलर्टनेस को रिड्यूस करते हैं। वहीं H3 एंटागोनिस्ट उस ब्रेक को हटाता है, यानी उसकी वजह से हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। नाउ H4 एंटागोनिस्ट, जिसका एग्जाम्पल है मिथाइल पेप्राजीन। ये H4 रिसेप्टर हमको हीमोपोएटिक सेल जैसे कि मास्ट सेल, बेसोफिल, स्प्लीन, बोन मैरो में देखने को मिलते हैं। तो जब भी हमारा हिस्टामिन हमारे H4 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है तो हमको इन्फ्लेमेशन, एस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखने को मिलता है। सो जब भी हम किसी पेशेंट को H4 एंटागोनिस्ट ड्रग देते हैं तो वो H4 पे जाके बाइंड नहीं हो पाता हिस्टामिन, जिसकी वजह से हमको साइन एंड सिम्टम्स जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस, एस्थमा और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये सब नहीं देखने को मिलते, या फिर उसके सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर एंटीप्रोरेटिक ड्रग्स। सो इमेजिन अ पर्सन जिसको रैशेस हुए हैं ड्यू टू कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स या पॉइजन, हाइव्स या बग बाइट। इन सब किसी भी रीज़न की वजह से अगर उसको डर्मेटाइटिस हुआ है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन या रैशेस हुए हैं, तब उस कंडीशन में हम पर्सन को एंटीप्रोरेटिक ड्रग्स देते हैं। ये इचिंग में हेल्प करता है, उसको रिड्यूस करने में। इसको हम खाली भी दे सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन के साथ दे सकते हैं उन ड्रग्स के साथ जो कि लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट रखते हों, जैसे कि उनके एंड में केन वर्ड आएगा, जैसे कि बेंजोकेन। सो उनके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, या जिनमें ड्राइंग सब्सटेंस, जो ड्रग्स ड्राइंग सब्सटेंस को रखते हैं उनमें हम दे सकते हैं। इसको जो एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स होते हैं उनको लोकली अप्लाइड किया जा सकता है, या फिर उसको ओरली दिया जा सकता है, या फिर सिस्टमिक एंटीहिस्टामिन जो होते हैं उनको हम ओरली देते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये स्किन रैश कर सकता है और या इरिटेशन कॉज कर सकता है, बर्निंग, स्टिंगिंग सेंसेशन, या फिर अगर किसी को एलर्जी हो तो वो एलर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो ये हमको ओपन वुंड में नहीं देते, क्योंकि फिर उसकी हीलिंग को ये डिले करते हैं। एंड अगर कोई एलर्जिक है तब भी हम उस पर्सन को नहीं देते हैं। कॉमन ड्रग्स की बात करें तो इसमें ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इनको याद कर सकते हैं, जैसे कि कार्बिनोजोमीन, जो कि अडल्ट में 4 to 8 mg दिया जाता है ओरली फॉर एलर्जिक डिसऑर्डर्स, और इन चिल्ड्रंस ये हम 2 से 6 mg देते हैं। सिट्राजीन, लीवोसिट्राजीन 10 mg ओरल फॉर एलर्जिक राइनाइटिस, एंड लोराटेडीन 10 to 20 mg oral for seasonal allergy. Then fezofenadine 150 to 250 mg oral for allergic rhinitis. So ये कुछ common drugs हैं for antipruritics। हम इन 5 ड्रग्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमारा ड्रग है बेंजाइल बेंजोएट। बट इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ड्रग्स हमारे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि वो स्किन के लिए यूज़ होंगे। सो सबसे पहले बेंजाइल बेंजोएट के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्केबीज, जो कि एक स्किन इन्फेक्शन है, लाइक दिस। ये हमारा स्केबीज है और ये वो माइट है जो कॉज करता है। इसका नाम है सार्कोप्टेस स्केबीज माइट, जो कि हमारा स्केबीज को कॉज करता है। सो बेंजाइल बेंजोएट हमारा स्केबीज में यूज़ होता है, कि जो कि हमारा एक स्किन इन्फेक्शन है और वो सार्कोप्टेस स्केबीज माइट की वजह से कॉज होता है। इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, स्पेशली एट नाइट, और ये बेंजाइल बेंजोएट इस
माइट के लिए टॉक्सिक की तरह काम करता है। ये बहुत ज़्यादा, लेकिन जो ये बेंजाइल बेंजोएट है वो बहुत इरिटेटिंग है, जिसकी वजह से इसको कम यूज़ किया जाता है या फिर इसको यूज़ ही नहीं किया जाता। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो इसका एग्जैक्ट कॉज मतलब या फिर एक्शन अननोन है, बट एक आइडियल जो मैकेनिज्म है वो ये कि ये ड्रग माइट के नर्वस सिस्टम में एंटर करता है और उसको 5 मिनट के अंदर उसको किल कर देता है। ये उस ड्रग नहीं, उस माइट के ओवा को भी किल कर देता है। इसका यूज़ देखें तो माइट को हटाने में, सर में अगर लाइसेस हो जाते हैं उनके लिए, या फिर एक स्किन एचिंग के लिए यूज़ होता है। एडवर्स इफेक्ट देखें तो ये किसी भी पर्सन को इरिटेशन, रेडनेस, स्केलिंग, डर्मेटाइटिस या फिर ड्राइंग इफेक्ट शो कर सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो किसी को अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो नहीं देते, या फिर अगर उसकी स्किन में ब्रेक है तब नहीं देते। डोज की बात करें तो ये लाइस इन्फेक्शन और स्केबीज के लिए इसको हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। जैसे कि फॉर लाइस इन्फेक्शन ये अडल्ट में हम 24 आवर्स में एक बार देते हैं या फिर उसको टॉपिकली अप्लाई करते हैं, और फॉर चिल्ड्रंस ये 24 आवर्स में एक बार ही लगाया जाता है, बट डाइल्यूट किया जाता है विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। एंड फॉर इन्फेंट्स ये 1/3 पार्ट से डाइल्यूट करते हैं इसको वाटर के साथ। देन फॉर स्केबीज इन्फेक्शन ये अडल्ट में सेम 24 आवर्स में 1 अप्लाई किया जाता है। इन्फेंट में भी सेम, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, 1/3 पार्ट से उसको डाइल्यूट किया जाता है, बट इन चिल्ड्रन उसको सेम अमाउंट में डाइल्यूट करता है। और सेकेंड ड्रग इज गामा BHC, जिसको हम लिंडेन भी बोलते हैं। BHC का फुल फॉर्म है यहाँ पे बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये हमारा पेडिकुलोसाइड या फिर स्केबिसाइड की तरह यूज़ होता है। पेडिकुलोसाइड्स यानी कि लाइस के लिए एज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, और स्केबिसाइड जो हमने स्केबिस इन्फेक्शन पढ़ा था उनके लिए भी ऐसा, जिसको कंप्लीट, साइड का मतलब उसको किल करने वाला। सो ये लाइसेस और स्केबीज इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है। ये ट्रीटमेंट फॉर लाइस इन हेड एंड प्यूबिक रीजन, और फॉर स्केबीज जो 2 साल से बड़े हैं उनके लिए यूज़ होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये एक न्यूरोटॉक्सिक प्रॉपर्टी की तरह काम करता है। ये लाइस या फिर स्केबीज माइट के एक्सोस्केलेटल में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसको किल कर देता है। ये ओविसाइडल एक्टिविटी भी शो करता है, लेकिन थोड़ी कम शो करता है कंपैरेटिव टू बेंजाइल बेंजोएट। इंडिकेशन की बात करें तो स्केबीज इन्फेक्शन, हेड लाइस, स्किन लाइस या फिर बॉडी लाइस। एडवर्स इफेक्ट सेम, पेन, नॉइज़िया, वॉमिटिंग, डिजीनेस और रेस्टलेसनेस। कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रीमेच्योर इन्फेंट में नहीं देते, सीजर्स पेशेंट में, देन लो बॉडी वेट जिनका 50 kg से कम है उनको भी नहीं देते, या फिर उनको कोई स्किन प्रॉब्लम है तभी हम इसमें अवॉइड करते हैं। तो इंटरैक्शन की बात करें, यानी कि इंटरैक्शन का मतलब होता है किसी भी ड्रग को, जैसे कि हम यहाँ पे गामा BHC के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम उसको किसी और ड्रग के साथ दें तो उसका जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। सो यहाँ पे हम रिड्यूस एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जब हम गामा BHC को एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, आयनो एसिड्स, एंटी मलेरियल या फिर सिडेटिव के साथ देते हैं, सो द सीजर्स का रिस्क बढ़ जाता है। तो हमको हमारा गामा BHC ड्रग इन सब के साथ अवॉइड करना है। डोज की बात करें तो फॉर स्केबीज इसमें एक थिन कोट अप्लाई की जाती है, और एक बार में हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 ग्राम यूज़ कर सकते हैं, और आफ्टर 8 to 12 आवर्स अप्लाइंग आफ्टर इट उसको वॉश करना होता है। फॉर हेड लाइस इसमें हम एक शैम्पू से मसाज करते हैं ऑन द ड्राई हेयर, फिर उसको 4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर वार्म वाटर के साथ उसको वॉश कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे हेड लाइस है वो किल हो जाते हैं। सेम फॉर द प्यूबिक हेयर, मतलब मसाज, फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना एंड वार्म वाटर के साथ वॉश कर देना। इन बॉडी लाइस हम एक थिन लेयर अप्लाई करते हैं, फिर 8 to 12 आवर्स उसको वॉश कर लेते हैं। नाउ अ थर्ड ड्रग इज
क्लोट्रिमेजोल ये एक एंटी फंगल प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि अगर कोई स्किन में फंगल इन्फेक्शन है तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। ये क्रीम फॉर्म में आता है या फिर स्लोली डिजॉल्विंग टैबलेट की फॉर्म में। इसको हम अनीमिया, मलेरिया या फिर सेवरल मैलिग्नेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जो ड्रग है वो हमारे फंगल सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है और उसका बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो सेल है फंगल का वो अपने आप को हेल्दी नहीं रख पाता और अल्टीमेटली उसकी डेथ हमको देखने को मिलती है। इंडिकेशन की बात करें तो टीनिया पेडिस, टीनिया क्यूरिस, कैंडिएसिस या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन जैसे कि रिंगवर्म, एथलीट फुट। सो इन सब कंडीशन में हम क्लोट्रिमेजोल को देते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स आर बर्निंग सेंसेशन, एडिमा, ब्लिस्टरिंग या फिर पेन। इंडिकेशन की बात करें तो इन हाइपर सेंसिटिविटी उसमें नहीं देते, और इस ड्रग को हम 7 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करते, और ऑल्सो इन फीवर तब भी हम इस ड्रग को नहीं देते। ड्रग इंटरैक्शन की बात करें तो पॉलीन एंटीबायोटिक और अदर फंगल प्रोडक्ट के साथ हमको अवॉइड करना होता है। डोजेज की बात करें तो इसको हम अगर टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करना होता है क्लीन और ड्राई एरिया के ऊपर, और 2 से 3 बार अप्लाई करते हैं और मसाज भी करते हैं। अगर हम इसको वजाइनल कैंडिएसिस के लिए दे रहे हैं तो हम क्रीम या फिर टैबलेट की फॉर्म में दे सकते हैं, जो कि पेशेंट को इंडिकेट किया जाता है उसको नाइट में यूज़ करनी है फॉर 1 to 2 वीक। ओरोफेरेंजियल कैंडिएसिस के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम एक टैबलेट देते हैं 5 times in a day और फॉर 2 weeks बाय ओरल। अगर हम इसको पाउडर की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो पाउडर 1% वेट बाय वेट ये इफेक्टेड एरिया पे डस्टेड किया जाता है। अब 4th ड्रग इज मिकोनाजोल, जो कि सेम एक एंटी फंगल ड्रग है जिसको आईवी या फिर टॉपिकली दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें कॉन्सेप्ट है जैसे कि एर्गोस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी फंगल सेल मेम्ब्रेन के लिए, तो ये ड्रग उन एंजाइम के साथ इंटरफेयर करता है जो एर्गोस्ट्रॉल को बनाने के लिए चाहिए, जैसे कि साइटोक्रोम P40 एंजाइम या फिर 14 अल्फा डीमेथाइलेज। सो ये एंजाइम किसी भी फंगल को चाहिए एर्गोस्ट्रॉल फॉर्म करने के लिए, जो कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है। सो ये ड्रग इन्हीं एंजाइम के साथ इंटरफेयर करेगा, अल्टीमेटली हमको ये एर्गोस्ट्रॉल नहीं बन पाएगा और सेल मेम्ब्रेन किसी भी फंगल की नहीं बन पाएगी। इंडिकेशन की बात करें तो अगर वल्वर इचिंग है, क्यूटेनियस कैंडिएसिस है, जोक एच या फिर एथलीट फुट, सो इन कंडीशन में हम इस ड्रग को देते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो फीवर, चिल्स या फिर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो किसी पर्सन को अगर हिपेटिक इलनेस है तब नहीं देते, इन न्यूनेट्स, चिल्ड्रन या टीनेजर्स में भी नहीं देते, अगर किसी को एब्डोमिनल पेन है तब भी इस ड्रग को नहीं दिया जाता। ड्रग इंटरैक्शन की बात करें तो इंसुलिन और ब्लड थिनर के साथ नहीं देते। डोज की बात करें तो ये क्रीम फॉर्म में यूज़ की जाती है, दिन में 2 बार, मॉर्निंग या फिर इवनिंग, और इसको अफेक्टेड एरिया पे लगाया जाता है। अवर लास्ट ड्रग इज सिल्वर सल्फाडाइजीन, जो कि हमारा बर्न के लिए यूज़ होता है, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल टॉपिकल ड्रग है। ये जनरली 2nd डिग्री या फिर 3rd डिग्री बर्न में दिया जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये किसी भी बैक्टीरिया की सेल वॉल पे जाके अटैच हो जाता है और उस प्रोटीन को या फिर जो भी उसकी सेल मेम्ब्रेन को बना रहे हैं बैक्टीरिया की, उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का लीकेज हो जाता है और अल्टीमेटली सेल डेथ हमको देखने को मिलती है। इंडिकेशन की बात करें तो वुंड सेप्सिस इन 2nd and 3rd डिग्री बर्न में हम इसको देते हैं, यानी कि 2nd और 3rd डिग्री का बर्न है, उसमें इन्फेक्शन है, तब इस ड्रग को दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो पेन, बर्निंग सेंसेशन, इचिंग और रैश।
कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो ये रीनल इलनेस में नहीं दिया जाता क्योंकि ये हीमोलिटिक अनीमिया कॉज कर सकता है। देन प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन में नहीं देते। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो कोलाजनेज एंजाइम एंड सल्फा एसिटामाइड कंटेनिंग ड्रग्स में नहीं देते। डोज की बात करें तो चिल्ड्रन और अडल्ट्स में ये दिन में 2 बार लगाया जाता है विद द थिकनेस ऑफ 1.6 mm। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर 7 चैप्टर इंटेगुमेंट्री सिस्टम में जो भी ड्रग्स यूज होते हैं वो हमारा ख़त्म होता है।